जो सिद्धार्थ पिठानी ने 13 तारीख की सच्चाई को 13 जून के रात क्या हुआ था, ये सारी चीजें सीबीआई को इसने बताई थी। जो बयान इसने सीबीआई को दिए हैं, मैं आज वो सारे बयान आप लोगों को बीच में रखूंगा और इन सारे बयान को एबीपी न्यूज ने छापा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी मुजरिम अगर अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरह की बातें करता है तो उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन इन सारे बयान के बारे में जानना और समझना बिल्कुल जरूरी है आप लोगों को। तो बता रहा हूं आपको इस वीडियो में कि क्या क्या चीजें सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को एसएसआर को लेकर के और अपने बचाव के लिए क्या क्या उसने क्या क्या बातें कही। सिद्धार्थ पिठानी अपने बयान में ये कहता है कि 20 जनवरी 2020 को मैं सुशांत के साथ माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में रहने आ जाता हूं, लेकिन उनके साथ ऐसी स्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति होती है, उनके पिताजी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि बेटा ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पे खाने के लाले पड़ गए, एक काम करो तुम हैदराबाद आ जाओ और यहीं कुछ करो। तो फिर सिद्धार्थ पिठानी अपने घर वापस जाते हैं। वहां पर जाने के बाद नौकरी ढूंढते हैं। कोई ऐसी कंपनी में उनको 45,000 की नौकरी का ऑफर आता है, लेकिन फिर बीच में एसएसआर इनको कॉल करते हैं। ऐसा इन्होंने बयान में लिखा है कि सुशांत इनको कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं और रोने लगते हैं कि तुम किसी तरह आ जाओ। और जिस तरह से वो कहते हैं कि मेरी स्थिति क्या है आप जानते ही हो, मैं यहाँ पे आया हूँ और किस पर्पस पे आया हूँ, मेरे परिवार की स्थिति अभी अच्छी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इस तरह से सुशांत ये भी बोले कि ठीक है तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें सैलरी पे करूँगा। जब ये सिद्धार्थ पिठानी वहाँ आता है तो एसएसआर इसके बयान के अनुसार एसएसआर इसको पकड़ करके रोने लगते हैं। सैमुअल ये कहता है कि रिया चक्रवर्ती इनको छोड़ करके चली गई है, उनके कार्ड का पैसा वो यूज करती है। फिर इस तरह से सुशांत ये कहते हैं कि सब मुझके छोड़ करके चले जाओ, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं उदास हो गया हूँ, और ये बोल बोल कर रोने लगते हैं। ऐसा बयान में सिद्धार्थ पिठानी ने कहा। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि सिद्धार्थ पिठानी 20 जनवरी 2020 को एसएसआर के पास आते हैं, लेकिन 5 से 6 महीने में ये जो वारदातें होती हैं एसएसआर के साथ, ये अपने आप में एक बहुत ही संदेहजनक बात है। लेकिन सोचने लायक ये भी बात है कि 5 से 6 महीने में आपकी एसएसआर के साथ उस पिठानी के रिश्ते इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं कि उनको ये कहना पड़ता है कि सिद्धार्थ तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और यहाँ तक कि जब उनको बुलाते हैं एसएसआर तो फिर वो क्या है कि कहते हैं कि मैं रूम में अकेला नहीं सोना चाहता, तुम भी बगल में सो जाओ। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि क्या ये एक कहानी है, एक फिल्म की कहानी जैसी लग रही है ये सारी चीजें। अब आपको यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत की कैसे दोस्ती हुई, कैसे वो जानते थे सिद्धार्थ पिठानी एसएसआर को। मैं आपको बताता हूँ। जब जयपुर में सिद्धार्थ पिठानी एक डिजाइनिंग के लिए जाता है, वहाँ पे शूट के लिए, तो वहाँ पे उसकी पहचान होती है आयुष शर्मा से। और ये आयुष शर्मा जो है वो सिद्धार्थ पिठानी के मित्र होते हैं। फिर उसके बाद उसने अपनी इच्छाएं जताता है आयुष शर्मा को कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ, डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, ये इच्छाएं उसने बताई। तो किसी दिन किसी चीज़ को लेकर के आयुष शर्मा उसे मुंबई बुलाते हैं और मुंबई आने के बाद आयुष शर्मा ने ही सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत की पहचान करवाई थी, तो उनकी वजह से इन दोनों की पहचान हुई। अब आयुष शर्मा ने सिद्धार्थ पिठानी को एसएसआर से इस मकसद से भी मिलाया था, इन्होंने बताया था 150 प्रोजेक्ट के बारे में चर्चाएं करी थी। इस विषय में सिद्धार्थ पिठानी को एसएसआर के साथ मीटिंग करवाई जाती है आयुष शर्मा के थ्रू। उस मीटिंग में यह होता है कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था एसएसआर का कि वो बिना पैसे लिए हुए कंप्यूटर सिखाना, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सेवा करना, वृद्धावस्था में लोगों की सेवा करना, मदद करना, और एमएस धोनी के साथ क्रिकेट खेलने जैसे ड्रीम भी शामिल थे। लेकिन इसमें सिद्धार्थ पिठानी को पैसे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हाँ उनकी देखभाल करी जाएगी। 13 तारीख की रात का पिठानी ने ये बात कही कि 13 तारीख को एसएसआर जो हैं वो अपने मोबाइल से किसी को बिल पे करते हैं, देन उसके बाद रात को वो डिनर नहीं करते और मैंगो जूस पीते हैं, और फिर 14 तारीख को वो मृत पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मैं पूरी तरह से डर करके, हड़बड़ा करके, जब मैं उनकी बहन को जब ये बात बोला, जो चंडीगढ़ में थी, नीतू सिंह जो हैं, वो उनको बात ये कहती हैं कि वो जो एसएसआर है वो पंखे से लटका हुआ है ग्रीन कलर के कपड़े से। तो वो उनकी बहन काफ़ी हड़बड़ा जाती है और बैक में उनके जीजा ओपी सिंह जो कि आईपीएस हैं, उन्होंने
फोन पे कहा कि कहो कि उसको जल्दी से नीचे उतारने के लिए, ऐसा इसने आरोप लगाया। चलिए, वो उनका परिवार था, हड़बड़ाहट में उन्होंने फीलिंग्स में आकर के ये बातें कह दी कि भैया उसको आप उतार दो, पंखे पर से उतार दो। लेकिन आप तो उनके अपने नहीं थे, आप तो वहाँ मौके वारदात पे थे। आपकी जिम्मेदारी क्या थी कि आप उसको बिना एक फोटो लिए हुए भी आप उसको नीचे उतार दें? फिर आपके पास प्रूफ क्या है? क्योंकि मौके वारदात पे तो आप थे और आपसे इन्वेस्टिगेशन में आपसे ही सवाल पूछी जाएगी। जो कुछ भी आपने किया ये सब कुछ संदेहजनक लगता है। अब 14 जून की बात सामने आती है। 14 जून को सिद्धार्थ पिठानी नीचे कमरे में काम कर रहे होते हैं। केशव जाकर के सुशांत के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे होते हैं, जिस कारण से केशव नीचे आकर के सिद्धार्थ पिठानी को कहता है कि सर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। फिर दीपेश को सिद्धार्थ पिठानी ये कहता है, ये बात है 10:30 बजे की। फिर दीपेश भी जाकर के दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपेश के भी दरवाज़ा को खटखटाने के बाद भी सुशांत दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। फिर उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसा बयान में कहा कि मैं बिल्कुल हड़बड़ा जाता हूँ, और उसके बाद मैंने उनकी बहन मीतू को कॉल करके ये बातें कही कि सुशांत दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। फिर मीतू दीदी काफ़ी हड़बड़ा जाती हैं और कहती हैं कि मैं वापस आ रही हूँ, मैं जल्द आ रही हूँ। लेकिन बात यहाँ 10:30 की थी, अब 1:06 हो चुके हैं और ये हड़बड़ाहट में वॉचमैन को, कभी दीपेश को कह रहा है कि चाबी लाओ, दरवाज़ा तोड़ो, ये करो वो करो। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसने गूगल पर से नंबर उठाई रफ़ीक की और उसने चाबी वाले को कॉल करा। और चाबी वाले को कॉल करने के बाद चाबी वाले ये कहता है कि ये कंप्यूटराइज्ड लॉक है, ये इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। और उसने कहा कि मैं घर पे आने का 2000 रुपये लूँगा। तो इसने ये कहा कि पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर किसी तरह वो रफ़ीक आता है और पूरी तरह से चाबी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी नहीं खुलता है। देन उसके बाद वो कहता है कि चाबी को तोड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी उसे ये कहते हैं कि चाबी को तोड़ दो, लेकिन चाबी टूट तो जाती है, लेकिन उस चाबी वाले को अंदर इंटर नहीं करने दिया जाता है, वहां से उसको पैसे दे करके हटा दिया जाता है। आखिर क्यों चाबी वाले को अंदर नहीं जाने दिया जाता, यह भी संदेहजनक है। फिर उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं, दीपेश सावंत, केशव, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी अंदर जाते हैं तो रूम में लाइट बंद होता है, अंधेरा होता है और SSR पंखे पे लटके हुए थे, ऐसा इनकी बयान कहने के अनुसार ये कहा जाता है। सिद्धार्थ पिठानी ने तो अपने बचाव के लिए ये सारे बयान को CBI को दे दिया, सारे चीज़ों को अपने बचाने के लिए वो सारी चीज़ें इन्होंने कह दी। लेकिन देखना अब ये होगा कि क्या CBI इनके बयान पे भरोसा कर पाती है या फिर ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा दिन तक चलती है। जो भी बयान थे सिद्धार्थ पिठानी के, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो वहां से आप इस बयान को, इनकी जो दी हुई है ABP न्यूज़ पे, जिन्होंने लंबा चौड़ा बयान को छापा है, आप वहां पे भी जाके इस बयान को पढ़ सकते हैं। Are you tired? और आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।